नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार था आज शाम 5 बजे थम गया और अब सारा फोकस रहेगा बाकी बचे हुए जो तमाम जो फेज है उन पर। लेकिन दूसरे चरण की अगर बात करें तो दूसरे चरण में कुल मिलाकर 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है और इस चरण में, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जो मुद्दे उठे हैं वो मुद्दे ऐसा लगता है कि चुनाव के अंत तक उन मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। दूसरे चरण में खास करके जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही, उसको लेकर कांग्रेस रक्षात्मक मुद्रा में दिख रही है, डिफेंसिव दिख रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जिस तरह से कांग्रेस संपत्ति का, पूरे वेल्थ का सर्वे कराकर उसे बांटने की बात कर रही है, उसमें उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को और जिनके ज्यादा बच्चे हैं ऐसे लोगों को कांग्रेस की योजना है संपत्ति बांटने की। कांग्रेस अभी इस पर पलटवार कर रही थी, जवाब दे रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी के सहयोगी, राहुल गांधी के करीबी और जिनको कई हलकों में राहुल गांधी का गुरु भी कहा जाता है, उन सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बवाल हो गया। सैम पित्रोदा ने दरअसल अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका में जिस तरह से विरासत टैक्स लिया जाता है, दरअसल जब एक व्यक्ति अपने पुश्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए जब कमाई करके और उस कमाई का हिस्सा, उस कमाई का जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो अपने बच्चों के लिए छोड़ता है तो अमेरिका के कुछ राज्यों में उस पर टैक्स वसूला जाता है। उसी तर्ज पर सैम पित्रोदा ने कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए कि ये जो टैक्स है, जो वेल्थ टैक्स लगना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए और ये जो विरासत का पैसा है परिवार का, वो सरकार को ले लेना चाहिए और सरकार को उसको बांट देना चाहिए। अब इन्हीं मुद्दों पर तो लगातार बीजेपी हमलावर है कि जो वेल्थ सर्वे करवा रहे हैं, आखिर ये वेल्थ किस आधार पे किसको बांटना चाहते हैं। और आज इसको पुख्ता कर दिया सैम पित्रोदा ने, यह कहकर कि अमेरिका की तरह एक इसमें विरासत टैक्स जो है, इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहिए। और इसी मुद्दे को बीजेपी ने पकड़ लिया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर हमला किया और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने। अब कांग्रेस इस पर डिफेंसिव है। कांग्रेस ने यूं तो कहने के लिए किनारा कर लिया है, वो कह रहे हैं कि जो सैम पित्रोदा का बयान है वो उनका निजी मत है और कांग्रेस ने उससे किनारा कर लिया। लेकिन गले में फांस तो फंस गई है क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में और राहुल गांधी के बयानों में बार बार जो है वेल्थ सर्वे की बात आ रही है। तो सवाल यह है किसकी संपत्ति पर जो है सर्वे कराया जाएगा और किसकी संपत्ति किन लोगों में बांटी जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से, ईमानदारी से और अपनी प्रतिभा के दम पर पैसा कमाता है तो क्या उसके पैसे पर उसके परिवार का, उसके जो उत्तराधिकारी है उनका हक नहीं होना चाहिए। ये तमाम सवाल है जो आज डिबेट में उठेंगे क्योंकि सैम पित्रोदा के बयान के बाद जो बड़ा तूफान खड़ा हो गया है, दो टूक में आज उसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, सैम पित्रोदा का आपको विवादित बयान भी सुनवाता हूं और साथ साथ इसको लेकर जो वार पलटवार चल रहा है दोनों तरफ से, उसको भी सुनिए। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people.
and not in the interest of super rich only. कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। SC, ST और OBC के लिए, जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, वो साम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज साम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। तो बीजेपी लगातार हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि सैम पित्रोदा का निजी बयान है, लेकिन आपको यह भी बता दूं, सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन किया था, और जब बीजेपी ने घेराव किया उसके बाद कांग्रेस की ओर से आया कि यह सैम पित्रोदा का निजी बयान है। कांग्रेस उसके बाद डिफेंसिव हुई है। जिन नेताओं ने सपोर्ट किया था सैम पित्रोदा के बयान का और कहा कि भारत के अंदर यह विरासत टैक्स होना चाहिए, उनमें एक उदित राज भी हैं। उन्होंने आज सुबह ही एक निजी चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा सैम पित्रोदा ने, जिस तरह से निजी टैक्स लगता है उस तरह से विरासत टैक्स है, वो विरासत टैक्स भारत में लगना चाहिए। उदित राज कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। इस तरह के कई बयान कुछ और नेताओं के भी हैं, लेकिन अब कांग्रेस इससे किनारा कर रही है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस बैकफुट पर है क्योंकि बीजेपी ने उसका मुद्दा पकड़ लिया है, या फिर वास्तव में सैम पित्रोदा कांग्रेस से हटकर कोई और नया खेल खेल रहे हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे आज, और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा बढ़ाने के लिए मेरे साथ आज 5 मेहमान जुड़ेंगे। आइए पांचों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी। मेरे साथ लोकेश जिंदल जो हैं वो कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है, लोकेश जिंदल मेरे साथ आज की डिबेट में रहेंगे। मेरे साथ अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, और डॉक्टर सुशील पांडे हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत में आरपी सिंह जी आपसे कर रहा हूं। आरपी सिंह जी, कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा का पूरा
मामला है और ये जो सैम पित्रोदा का बयान है ये उनका निजी बयान है। कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब कांग्रेस के मीडिया प्रभारी कह रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है तो फिर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं फिर मानना चाहिए कि सैम पित्रोदा का निजी बयान है और उस पर जो है डिबेट को खत्म कर देना चाहिए? उनके स्पोक्स पर्सन है। आजकल रोज आप टीवी पे देखते हैं, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका क्या बयान है इस विषय में? और यही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि उनके घोषणा पत्र में क्या लिखा है और अन्यथा को अगला प्रश्न होगा कि हमारे घोषणा पत्र में तो लिखा नहीं, इस प्रकार की बात लिखी नहीं। तो उनके घोषणा पत्र में सीए के बारे में कुछ नहीं लिखा, पर चिदम्बरम साहब ने बड़ा स्पष्टता से कहा कि हम तो सीए हटाएंगे, हम लागू नहीं होने देंगे, जो इसको रिवर्स करेंगे। तो उनके नेता कुछ बयान देते हैं और सैम पित्रोदा कोई ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं है। वो पार्टी के ओवरसीज जो इनकी पार्टी है उसके अध्यक्ष भी हैं वो। और ऐसा माना जाता है कि राहुल गांधी के सलाहकार है, पहले राजीव गांधी के सलाहकार रहे और जब 10 साल उनकी सत्ता रही यहाँ पर दिल्ली में, जब ये लोग यूपीए का राज चलाते रहे, उस समय भी वो सलाहकार थे। तो और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं उनके साथ दिखते हैं, जब वो भारत आते हैं तो राहुल गांधी उनको समय देते हैं। ये भी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे हैं। तो पल्ला झाड़ने की बात से तो होने वाला नहीं है, परंतु ये अकेले में बयान नहीं है। सिर्फ ये अकेला बयान, ऐसा अकेला बयान नहीं है कि जिससे विषय है। चिदम्बरम साहब का भी एक बयान है कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर बहस होनी चाहिए। मतलब कल कोई व्यक्ति मेहनत कर कर कोई एक कंपायर खड़ा करता है, वो काम खड़ा करता है, और कल आप जब उसकी डेथ हो जाए तो उसके परिवार को नहीं मिलेगी, उसमें से आधा सरकार को चले जाए। और यही खत्म नहीं होता। इससे पहले जो राहुल गांधी ने बयान दिया था थोड़े दिन पहले 6 अप्रैल को हैदराबाद में, उसमें कहा कि इसके लिए अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पता लगाने के लिए वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएगी कि देश के अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। इसके लिए राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना एवं अलावा वेल्थ सर्वे, संपत्ति के बंटवारे का सर्वेक्षण कराया जाएगा, ये हमारा वादा है। ये उनका ही बयान है 6 अप्रैल अभी इस महीने की, इस साल की सॉरी। और ये हैदराबाद के अंदर उन्होंने बयान दिया था। और लेकिन नहीं आरपी सिंह जी, लेकिन मेरा एक मिनट दे दीजिए। हाँ, एक सेकंड दे दीजिए उसका, मैं आपकी बात पूरी सुनो इस पर एक सेकंड। और ये इसका एक बैकग्राउंड है जो मनमोहन सिंह जी का बयान है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था कि देश के संसाधनों पर अगर अधिकार है तो माइनॉरिटीज का है और माइनॉरिटीज में भी मुसलमानों का है। उसमें बाकी भी जोड़ा उन्होंने, शेड्यूल है, पर तो माइनॉरिटीज में मुसलमानों का है ये बोला। तो ये सारा का सारा जो मामला है इस बात के लिए हो रहा है कि हम किस प्रकार से मुसलमानों के वोट किस प्रकार से ले पाए, हम किस प्रकार मुसलमान वोट को टारगेट कर सके। ओके। और उसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। वो अपने मैनिफेस्टो में कई चीजें ऐसी उन्होंने लिखी हैं, अगर आप बोलो तो अभी मैं बता देता हूँ, और जिसमें मूलतः नहीं मैं आता हूँ उस पर। मेरा एक सवाल ले लीजिए, मैं उसके बाद आऊंगा मैनिफेस्टो को लेकर, क्योंकि अभी कुछ और काउंटर आएंगे तो इन सब पर चर्चा होगी और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव के दौर में अगर घोषणा पत्रों पर और किसी पार्टी की क्या मंशा है, किसी पार्टी की क्या लाइन है, उसको लेकर खुलकर डिबेट होनी भी चाहिए। और अगर मैं फिर कह रहा हूं, सैम पित्रोदा ने कहा कि भाई इस बयान जो है जयराम रमेश ने कहा सैम पित्रोदा का ये निजी बयान है, लेकिन सैम पित्रोदा ने कहा इस पर डिबेट होनी चाहिए। और ऐसी बातें पी चिदम्बरम ने भी कही थी, इस पर डिबेट होनी चाहिए। तो अगर कांग्रेस के बड़े नेता इस पर कह रहे हैं कि डिबेट होनी चाहिए तो डिबेट तो होनी चाहिए, किसकी मंशा है इसमें, किसकी क्या मंशा है। लेकिन मेरा एक काउंटर क्वेश्चन और है आरपी सिंह जी, इस तरह के बयान जो हैं कि ये विरासत जो है टैक्स है ये होना चाहिए या इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, ऐसे बयान अरुण जेटली जी के भी हैं जब वो वित्त मंत्री थे एनडीए की सरकार में, और जयंत सिन्हा जी के भी हैं, वो भी वित्त राज्य मंत्री थे। तो इस पर डिबेट की उन्होंने बात करी है, तो डिबेट की बात तो आपके नेता भी करते रहे, तो फिर इसमें अगर उन्होंने कह दिया तो इसमें क्यों बवाल हो रहा है? जी, मैं जिस बात पे आपको ले जा रहा था, आप मुझे रोक दिया, कोई बात नहीं। इनके मैनिफेस्टो में भी कुछ चीजें पढ़ लेनी चाहिए, उसमें भी इसी तरफ इंगित किया गया है
जैसे कि इनके मैनिफेस्टो में बड़ी स्पष्टता से कहा गया कि अल्पसंख्यक अच्छा अपने मानवीय नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए आर्थिक सशक्तिकरण अवश्य है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी। अब ये आर्थिक सशक्तिकरण अगर आपने लोगों की संपत्ति से करना है, इसका उत्तर इनको देना पड़ेगा। ये पेज नंबर 8 पैरा नंबर 5 में है। इसी प्रकार इन्होंने कहा बीच में कहीं पे कि पेज नंबर 6 पैरा नंबर 1, उसमें इन्होंने कहा कि ये पूरे देश की एक आर्थिक जनगणना कराएंगे, उसकी आर्थिक और सामाजिक जाति जनगणना कराएंगे। इसी प्रकार पेज नंबर 24 पैरा नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए, मतलब पूरा जो टारगेटिंग है, आप संपत्ति लीजिए और संपत्ति कहीं से भी आप लाइए, उसको आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए करें, ये इशू है। ओके। ये बहस का इशू, मूल मुद्दा ये कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर उसको एडवांटेज देने के लिए सारा का सारा मामला चला रहे। ओके। और आप क्लियर मैसेजिंग कर रहे हैं कि हम उस कम्युनिटी के लिए, मतलब मुझे कहते हुए कोई दिक्कत नहीं, मिनॉरिटी मतलब उनके लिए मुसलमानों के लिए सिख मिनॉरिटी नहीं है, ये भी बड़ा स्पष्ट कर दें। कांग्रेस के लिए सिख मिनॉरिटी नहीं है, जैन मिनॉरिटी नहीं है। और इसका मैं सबसे अच्छा उदाहरण भी देता हूँ। जो मिनॉरिटी कमीशन है, आज तक कांग्रेस ने एक बार भी मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी सिख को नहीं बनाया। ठीक है। ये तो मोदी जी हैं जिन्होंने इकबाल सिंह लालपुरा जी को, या अटल जी ने त्रिलोचन सिंह जी को उनका मिनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया था। तो उनके पैरामीटर में तो सिख या बाकी और मिनॉरिटी उनके लिए एक ही मिनॉरिटी है, जो कि देश की मेरे हिसाब से नंबर 2, एक मिनट रुकिए, देश की नंबर 2 मेजोरिटी है। मिनॉरिटी तो हम लोग हैं जो कुछ 1-2% के अंदर आते हैं। हाँ। जो 14%, 15% वो कैसे मिनॉरिटी हो सकते हैं? ठीक है, वो एक विषय अपनी जगह पर है और ये बात आप उठाते भी रहे हैं। और बाकायदा जो है माइनॉरिटी को लेकर के जो मनमोहन सिंह का बयान है, वो भी उन्होंने पर्टिकुलरली मुस्लिम्स कहा था। तो इसलिए बीजेपी को एक मौका मिलता है कि इसको लेकर कांग्रेस से सवाल पूछे, और कांग्रेस जो है इस पर डिफेंसिव हो जाती है। अभी लोकेश जिंदल, मुझे मालूम पड़ा कि उनकी जो है वॉइस जो है तकनीकी रूप से वो मेरे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाए हैं। अभी मैं कोशिश कर रही है मेरी टीम कि उनको टेक्निकली जो है ग्लिच जो है वो ठीक हो जाए और उसके बाद लोकेश जिंदल मेरे साथ जुड़ें। लेकिन मैं सीधा अखिलेश कटियार जी आपके पास आता हूं। अखिलेश कटियार जी, ये पूरा मुद्दा क्यों आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए जो है वो पूरे गले की फांस बन गया है? क्योंकि देखिए, आप पहले तो अब तक कांग्रेस सफाई दे रही थी, हमारे घोषणा पत्र में नहीं है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक वर्ड का बहुत बार जिक्र है, बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, ऐसे शब्द हैं। ये सारे जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं उन शब्दों के पीछे एक कहानी है और उसके पीछे एक बैकग्राउंड है कांग्रेस का, और वो बैकग्राउंड जो है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की जो गठबंधन की पार्टियां उनके भी है। लेकिन अब जो सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, वो क्या आपको लगता है अलायंस के लिए गले की फांस बन गया है? क्योंकि अब आप इस पे जवाब देना पड़ रहा है आप लोगों को। अशोक जी, 2 बातें जो आपने, हमारे आरपी सिंह साहब ने जो बात शुरू की, वो क्या कहना चाहते थे, किन मुद्दों को उठाया, मेरे समझ नहीं आई बात। पहले तो कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने ये बयान दिया कि उनकी निजी राय है, हमारे घोषणा पत्र में इस तरीके की बात नहीं। दूसरी बात, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस वर्ग की नुमाइंदगी की बात और हिस्सेदारी की बात करते, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनहेरिटेज जो टैक्स है, ये तो उन्हीं से लिया जाएगा जिनके पास देने लायक है। हम तो किसानों की राजनीति करते साहब, प्रतिदिन आए 23 रुपया, क्या इनहेरिटेज टैक्स देंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे पे लेके चुनाव के इस एकदम बीचों बीच जब चुनाव चरम पे है, तो आखिर इस मुद्दे पे इतनी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे? उच्च वर्गीय जो शासन व्यवस्था जिनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, क्या उनको इस बात का डर लग रहा है? भाई, इस देश में 80 करोड़ लोग जो नीचे जीते, जिन्हें आप राशन दे के खिलाने, उनका क्या चला जाएगा? ये कोई उस तरीके की बात हमें नहीं लगती जिसपे इतना महत्व देने की आवश्यकता है। वो सैम पित्रोदा साहब का अपना बयान। और दूसरा जो सवाल आता है माइनॉरिटीज को लेके, हमने इतनी बार माननीय एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट, आप आगे बढ़िएगा। आपने कहा सैम पित्रोदा का निजी बयान है, ठीक है, सैम पित्रोदा का, लेकिन सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं। दूसरी बात,
विदेशों में जब कभी राहुल गांधी जाते हैं तो राहुल गांधी के जो तमाम बयान होते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, भारत में आग लगने वाली है, सारे बयान सैम पित्रोदा की मौजूदगी में होते हैं। और सैम पित्रोदा उसको, ये जो खबरें हैं वो ये कि सैम पित्रोदा सारी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। फिर ये भी है कि सैम पित्रोदा राजीव गांधी के भी सलाहकार थे और राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं। कई लोग राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं उनको। तो अगर सैम पित्रोदा कोई बात कह रहे हैं तो उनको हल्के में थोड़ी लिया जा सकता है। और फिर मैंने जैसा कहा कांग्रेस के कई नेताओं ने तुरंत सपोर्ट किया, क्योंकि उनको मालूम है सैम पित्रोदा की राजनीतिक हैसियत क्या है। इसलिए तुरंत सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने धड़ाधड़ कहा, हाँ जी सैम पित्रोदा जी सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है राहुल गांधी के करीबी हैं, राहुल गांधी जी की गुड बुक में रहना है, तो सैम पित्रोदा जी का समर्थन भी करना पड़ चाहिए। अशोक जी, ये बयान इस देश की 90-80% जनता से इसका वास्ता ही नहीं है, क्योंकि 80-90% इस देश की जनता है जिसके पास बांटने के लिए आपने को छोड़ा ही नहीं है। उनकी महंगाई करके उनको लूट लिया, बाकी चीजों में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। तो ये जो बयान है इसका संबंध भी सिर्फ 10-15% लोगों से ही है। 80-90% वो आवाम है, उसके पास क्या है बांटने के लिए? तुम जी हेरिटेज में, इन हेरिटेज में संपत्ति क्या है उनके पास? तो अच्छा, ये बात तो मैं बड़ी आवाम, ठीक है आप जो कह रहे हैं, बड़ी आवाम भारत की है, ठीक है, अब उसका इस मामले से कितना वास्ता है ये आप विचार कर लीजिए। मैं इससे जवाब नहीं चाहता। हाँ, पर अखिलेश जी मैं फिर कह रहा हूं, देखिए क्योंकि चुनाव का टाइम है, अगर बीजेपी हमलावर है, बीजेपी सवाल उठा रही है, तो मुझे लगता है कि गठबंधन की तरफ से सभी पार्टियों को इसको लेकर स्पष्ट राय रखनी चाहिए कि उनकी स्पष्ट राय क्या। अब जैसे आपने कहा, मेरा सवाल ले लीजिए, अब जैसे आपने कहा, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं से पूछा था, सपा के कई प्रवक्ताओं से पूछा था, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। मैं ये कहता हूं, जब आप ये कहते हैं कि भाई ये बांटा जाएगा तो उसमें 90% लोगों के पास तो है ही नहीं कुछ बांटने के लिए, तो मैं सीधा सीधा एक सवाल पूछता हूं, मैं लोगों से कहता हूं, उदाहरण देके बात करता हूं कि भाई राहुल गांधी जी की जो संपत्ति है वो 20 करोड़ रुपए है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की संपत्ति 20 करोड़ रुपए है, नरेंद्र मोदी जी की संपत्ति जो है 3 करोड़ रुपए है, अशोक श्रीवास्तव की संपत्ति 10 लाख रुपए है। तो मतलब इसमें कोई क्या फॉर्मूला होगा? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति जो है वो लेकर के नरेंद्र मोदी जी को दे दी जाएगी, या फिर इन तीनों की संपत्ति लेकर के उसका हिस्सा अशोक श्रीवास्तव को दे दिया जाएगा? क्या उसका फॉर्मूला? कुछ तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना कि भाई फॉर्मूला ये है, राहुल जी से लेंगे, खड़गे जी से लेंगे और मोदी जी को देंगे, क्योंकि मोदी जी की संपत्ति सबसे कम है। अशोक जी, मेरा ये कहना है कि ये इंडिया गठबंधन का बयान नहीं है। मैं अपना स्टैंड क्लियर करता हूं, ये इंडिया गठबंधन का बयान नहीं है, ये सैम पित्रोदा साहब का अपना निजी बयान है और जयराम रमेश जी ऑफिशियल इस पे बोल चुके हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है उसमें मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो इनके आका है उनके पास तो बहुत कुछ बढ़ने के लिए है, तो उनके दबाव में बीजेपी इस तरीके के बयान देके इसमें जो बेचैनी दिख रही है वो इनका कमिटमेंट अपने मालिकों के साथ, तो उनकी बेचैनी भी मैं समझ सकता हूं। तीसरी बात अशोक जी, जो आपने मुस्लिम को लेके बात कही और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के और कांग्रेस के घोषणा पत्र पे बात की, अशोक जी एक बात तो आप मानते ही है कि जरूरत उनको लुभाने की होती है जिस वर्ग की हम रहनुमा, मतलब जिनके समर्थन की हमें उस तरीके का सहयोग ना मिल रहा हो। हमें उस तरीके के किसी बयान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वर्ग ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारत के संविधान को बचाने के लिए वो खड़े हैं और इंडिया गठबंधन उसकी नुमाइंदगी करता दिख रहा है। तो हमें बेमतलब से लोक लुभावन बयान देने की जरूरत नहीं है सर। बयान हमें तो एक बात की जरूरत जरूर है, एक बात की जरूरत हमें जरूर है कि इस देश के संविधान की मूल भावना निकल के आए। और भारत का संविधान ये कहता है कि जो लोग पीछे छूट गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का बयान है, श्रीवास्तव साहब आप इस बात को मानते होंगे, कई विद्वानों ने कहा कि जो हजारों साल से जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, सक्सेस कमेटी ने मुसलमानों की स्थिति के बारे में जानकारी दी है, आप उससे वाकिफ हैं। क्या भारत को पीछे छूटे हुए लोगों को बराबर लाए बगैर
क्या हम एक सच्चे लोकतंत्र की नहीं, कल्पना कर सकते हैं? दिक्कत पता क्या है सर, उसकी बात करना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। दिक्कत पता क्या है सर अखिलेश जी, दिक्कत पता क्या, एक सांस में आप संविधान की भी बात करते हैं, एक सांस में आप सच्चर कमेटी की बात करते हैं। संविधान में, संविधान के हिसाब से, संविधान की जो मूल परिकल्पना थी, संविधान सभा की जो डिबेट्स थी, बाबा साहब का जो सपना था, उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाए। लेकिन जब आप कहते हैं पिछड़ों की बात करते हैं, तो आपने जो बाबा साहब का संविधान है, जिस संविधान में पिछड़ों के लिए, जिस संविधान में दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, अब समाजवादी पार्टी ने खुद ही जो है 2012 में, 2017 में यह वादा किया था, यह घोषणा पत्र में लिखा था कि ओबीसी आरक्षण में से 18% मुस्लिम को दिया जाएगा। ये 2017 में समाजवादी पार्टी ने कहा कि ओबीसी के 27% में से 13.5% जो है मुसलमानों को दिया जाएगा। अब अगर आप लोग लगातार ये वादे करते रहे हैं तो इन पर सवाल पूछे जाएंगे ना कि अगर आपकी मंशा है इन लोगों की संपत्ति लेकर के, इन लोगों का आरक्षण लेकर के आप उसको बांटना चाहते हैं, तो ये तो सवाल उठेंगे और उन सवालों पर आपको घेरा जाएगा, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। नहीं अशोक जी, मैं जवाब भी देना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि जो आरक्षण है उसका कैटेगरी क्या है। जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़े रह गए हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए, संविधान की एक गाइडलाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन की। नहीं तो धर्म के आधार पर है गाइडलाइन। अशोक जी आप बोलने दीजिए, बताइए ना सर, मेरा सवाल सिंपल है। सवाल कर दिया तो जवाब भी तो ले लीजिए। हाँ बोलिए, जवाब ले लीजिए ताकि आपका मैं सब्जेक्ट क्लियर कर सकूं। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़े हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जातीय आधार पे रिजर्वेशन है, धार्मिक आधार पे नहीं। जो मुस्लिम समाज में दलित है उन्हें दलितों का अधिकार नहीं मिलता। इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, आरक्षण जाति के आधार पे है। और जाति का आधार है कि वो जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़े छूट गई, वो किसी भी धर्म की हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, उनको आगे लाने के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, इसके लिए उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। और मेरे नेता खुद बात के हिमायती है, धर्म के आधार पर। ठीक है, मैं इस पे भी आ जाता हूँ। एक मिनट लोकेश जी, हाँ मैं आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। आरपी सिंह जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ आरपी सिंह जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, आप ही को मौका दे रहा हूँ। बाकी करिए, मुझे छोटी सी एक बात पूछनी रह जाएगी। बोलिए बोलिए सर, मुसलमानों में जाति कब से होने लगी? मुसलमान कन्वर्ट इसी बात पे नाम पे कराते कि हमारा जाति नहीं है, आप जातिगत से बाहर रहिए, आप मुसलमान बन जाइए। क्रिश्चियंस में कब से जाति होने लगी? ये तो दोनों धर्म ऐसे हैं जो जाति में विश्वास नहीं करते। मुझे जवाब देने दीजिएगा। बिल्कुल, उनमें जातियां डालना चाहते, जातियां बनाना चाहते। बोलिए अखिलेश जी, जवाब दीजिए। आप सिंह साहब, आप तो सिख धर्म को मानते हैं। भारत में ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें जाति नहीं है महाराज? भारत की बात नहीं हो रही, जातियां हैं, भारत की बात नहीं हो रही है, जग से अलग है। सर एक मिनट ना, आप कृपा कर पढ़िए, संविधान पढ़िए। एक करके मुसलमानों में जाति का प्रयोजन ही नहीं है, उनके जाति है नहीं। ये गलत बात है, ये बिल्कुल आपके कहने में थोड़ा बाबा साहब अम्बेडकर से वो बड़े होंगे क्या? अखिलेश यादव जब मुलायम सिंह यादव आप बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हो गए क्या? दर्जी कपड़े सिलता है, वहां ऋषि दर्जी सिलता है, कपड़े सिलता है। जातियां वहां पे भी है, जातियां आपके भी बाबा साहब उन्होंने मुस्लिम धर्म बना लिया। एक करके सर मेरा निवेदन है, एक करके। हमारे में जाति नहीं है सर, मेरा निवेदन एक करके। एक ही अल्लाह है। ओके, सुनिए, मैं इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि देखिए जातियां, इसमें कोई दो राय नहीं कि जातियां जो है वो उसको लेकर के कई तरह की डिबेट होती रही है। और जो सिंह साहब कह रहे हैं वो भी बात वो है, और जो अखिलेश जी आप जो कह रहे हैं ना उसका भी एक पीछे आधार दिया जाता है। लेकिन बात ये तो है ही ना, उसके बात तो ये है ही कि जब भी कभी कन्वर्जन हुआ है हिंदुस्तान में तो यही कहकर होता है, क्योंकि वहां जाति के आधार पर जो है भेदभाव होता है, लेकिन यहां पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, तो इसलिए। और दूसरी बात, इसमें एक मंशा और है। देखिए ये जो आप लोग कह रहे हैं ना अखिलेश जी, अभी देखिए बंगाल का ही उदाहरण है ना। बंगाल में जब 95 जातियों को शामिल किया गया ओबीसी में, कहा गया कि अति पिछड़ी जातियां 95 जातियों को, उनमें से 81 जातियां, सोचिए 81 जातियां उसमें से मुसलमानों को दिया गया। तो इसलिए मंशा पे लेकर सवाल उठता है कि आप लोग जो हैं ओबीसी, दलित और पिछड़ों, इनका इसलिए जो है ये सारे सवाल उठते हैं। लेकिन मैं मूल विषय पर एक बार फिर आता हूं।
जो इनहेरिटेंस वाला जो विषय है, मैं उस पर एक बार फिर आता हूं। मुस्लिम वाले विषय पर भी चर्चा आगे बढ़ेगी तो मुझे उस पर डिबेट करने में कोई आपत्ति नहीं है। वो आप लोगों के सामने विषय है, आप लोग डिबेट को जिस तरह से आगे ले जाएंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इस चीजों पर मुझे लगता है इन पर कई चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन लोकेश जिंदल जी, क्या सैम पित्रोदा का बयान चुनाव के बीच में आना और उसके बाद कांग्रेस कह देती है, क्योंकि सैम पित्रोदा पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया, वो राहुल गांधी जी के बार बार कह रहा हूं बड़े करीबी हैं, और वो जो बयान उन्होंने दिया, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि पहले हम सर्वे करवाएंगे उसके बाद फिर, वो उस बयान को कहीं ना कहीं आगे ले जाता है एक तरह से। तो क्या ये कांग्रेस घिर गई है इसलिए बैकफुट पर है? क्या इसलिए कांग्रेस ने कहा कि उनका निजी बयान है? नमस्कार अशोक जी। नमस्ते अशोक जी, क्या ये बयान पहली बार हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आया है? इससे पहले 2014 में जयंत सिन्हा बीजेपी के जो मंत्री थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि इनहेरिटेंस टैक्स को लाया जाए। इनफैक्ट मैं अरुण जेटली जी की बात करूं तो उन्होंने भी इनहेरिटेंस, वहां की आवाज नहीं मिल रही है। एक मिनट, अच्छा जी बोलिए बोलिए। 2017 में उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की। एक मिनट लोकेश जी, एक मिनट भाई, मेरा पैनल देखें, अखिलेश जी मुझे ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि उनको सभी पैनलिस्ट की आवाज नहीं आ रही है। तो जरा मेरे पैनल पे जो टेक्निकल टीम है जरा देखें कि सब लोग एक दूसरे को सुन पाएं, तभी हम इस डिबेट को आगे बढ़ा पाएंगे। लोकेश जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आपने जो बात कही वो आप पता नहीं जुड़ नहीं पाए थे, शायद सुनाई नहीं। मैंने एग्जैक्टली यही सवाल उठाए थे कि बीजेपी में भी ये सवाल, बीजेपी के नेताओं ने भी ये सवाल उठाए थे, और अब आप आगे अपनी बात रखें। जी जी, तो इनहेरिटेंस टैक्स ये एक ऐसा मुद्दा है जो बार बार हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उठता आया है। लेकिन हम जब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन केवल और केवल इनहेरिटेंस टैक्स तक सीमित नहीं है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में टैक्स पॉलिसीज जो है सरकार की, कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाते हुए इनडायरेक्ट टैक्स को अगर कम कर दे सरकार, तो भी एक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। केवल और केवल इनहेरिटेंस टैक्स तक सीमित नहीं है। आज वर्तमान में मैं कंपनीज की बात करता हूं, कॉर्पोरेट टैक्स केवल 22%, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें 28% तक का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। आम आदमी को जो टैक्स की चोट पहुंचती है, जैसे खाने, रोजमर्रा के जीवन की वस्तुएं, हर जगह पर वो टैक्स भरता है, तो वो एक तरह से अपने कंजम्पशन के ऊपर टैक्स भरता है। और जब मैं बात करता हूं महंगाई की, तो एक आम जो हाउस होल्ड है, जब वो अपनी सेविंग्स बैंक में डालता है तो उसकी सेविंग्स महंगाई से कम होती है, लेकिन जो व्यक्ति लोन लेता है बैंक से, महंगाई उसको बेनिफिट देती है। इसके कारण जो है एक कुछ वर्ग है जो इस सरकार की नीतियों से बहुत ज्यादा बेनिफिट लेता है, और एक वर्ग होता है जिसको सरकार की नीतियों के कारण बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं कि प्राइस डिस्कवरी जो है परफेक्ट कंपटीशन द्वारा हो। हम बात करते हैं कि लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम हो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक सीमित मात्रा में हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो। वर्तमान में आप देखिए, अगर हम सेविंग्स रेट की बात करते हैं, हाउस होल्ड सेविंग 5% तक घट चुका है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर की, सरकार का हेल्थ एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत कम है। अगर मैं बात करता हूं लिटरेसी एजुकेशन रेट की, उसमें भी सरकार का जो परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, और आज के समय में 1% आबादी 40% संसाधनों को कंट्रोल करती है। ये 1961 में 22% होता था, और अंग्रेजों के जमाने में इससे भी कम होता था। मेरा प्रश्न केवल एक है कि जब हम बात करते हैं संविधान की, संविधान में आर्टिकल 38 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपको वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना है, आपको ये तय करना है कि सब लोगों के पास एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस इसमें कहां गलत है अगर वो कहती है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, जबकि हमारा संविधान स्वयं ये पार्टीज को कहता है कि हमें जस्टिस लेकर आना है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अकुश श्रीवास्तव जी वो कह रहे हैं कि भाई संविधान कहता है और सबको ठीक से रखना, सबका एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, उसको लेकर के अगर बात होती है तो उसमें क्या गलत है कांग्रेस जो कह रही है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और क्योंकि ये सोशलिस्ट विचारधारा का जो था कि वेलफेयर स्टेट में ऐसे ऐसे होना चाहिए, और वेलफेयर स्टेट के लिए जो खर्चा
निचले तबके पे होगा, वो आएगा कहाँ से? तो यहीं से आएगा। ये बात सही है, लेकिन अब आज की स्थिति में और आप जिस तरीके से उसका बंटवारा करना चाहते हैं, जस्टिफिकेशन हमारे ये भाई जो हैं वो पूरा जस्टिफाई उसको कर रहे हैं कि वेल्थ टैक्स होना चाहिए, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और लेकिन कैसे होना चाहिए? फिर कांग्रेस क्यों उसे बिदक रही है? उसे कहिए कि ना, हाँ कहे, जस्टिफाई करे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। हम धर्म और आरक्षण पे तो बहुत अभी हमने निबंध सुने हैं, लेकिन उस निबंध के बाद ये बात सही है, इसको बात करें, कांग्रेस जस्टिफाई करे। अगर उसने संपत्ति सर्वेक्षण की बात की है तो उसको कहे ना कि हमने क्या है, क्यों उसकी जान निकल रही है, या किसी पार्टी की क्यों जान निकलती है इस तरीके की चीज़ों से। वो इसलिए निकलती है क्योंकि आज देश में एक मध्य वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। ये उसके बाद भी जो 80 लाख लोगों को खाना दिया जाए या रोजाना की दिनचर्या की बात हो, आज मैंने या आपने अपना उदाहरण दिया कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और आपके पिताजी ने एक छोटा सा मकान बड़ी मशक्क़त से बनाया है। अगर वेल्थ टैक्स में वो मकान आपके पास आए ना आए, और आए तो कितना आए, तो फिर क्या होगा? वो एक अलग, या तो फिर आप एक उस विचारधारा को समाहित कीजिए, देश की धारा में लाइए, उसको जस्टिफाई कीजिए, फिर क्यों आप संपत्ति कर आपने हटा दिया था, जरा ये बता दीजिए हमें। आप ही ने तो संपत्ति कर हटाया था, कांग्रेस ने तो हटाया था। क्यों हटाया था, किस लिए हटाया था? इसलिए क्योंकि आपको ग्रोथ करनी थी, आपको देश में एक नए सिरे से पहल करनी थी, ये किया गया था। असल में विचारधारा का लाना ठीक है, उसको जस्टिफाई करना होना चाहिए, जो अभी नहीं कर पा रही है कांग्रेस, और उसका फिर पॉलिटिकल फायदा हम उठाने में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। और वो कभी मंगलसूत्र के माध्यम से आता है सामने, और कभी इससे आता है वेल्थ टैक्स को लेकर के। तय बात है कि सिर्फ अंबानी के पास पैसा क्यों होना चाहिए, फिर अडानी के पास पैसा क्यों होना चाहिए, मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, लेकिन मेरी अकल बुद्धि अगर इतनी है तो होना चाहिए, नहीं है तो नहीं। दुनिया में नहीं फार्मूला चला, ये पूरी दुनिया में सोशलिज्म का फार्मूला नहीं चल पाया, तो यहाँ कैसे चल जाएगा? चीन तक ऐसे देश को अपना फार्मूला बदलना पड़ा अगर आपको आगे आने के लिए। तो ये फार्मूला इसको कहीं पर भी लागू हो पाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए बदला गया। और दूसरी बात शायद वही बात है कि घुमा फिरा के फार्मूला क्या होगा, आप फार्मूला आप उसमें बात कीजिए ना, फार्मूला तो आप दीजिए। फिर अब सीधा सा एक उदाहरण है कि मतलब हो सकता है कि राहुल गांधी जी के पास जो संपत्ति है वो उनके पास इनहेरिटेंस संपत्ति है, क्योंकि राहुल गांधी एक सांसद है, सांसद के तौर पर उन्होंने कितना कमाया वो सब जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो उनका चुनाव घोषणा पत्र जो उनका अपना उन्होंने सांसद के तौर पर दिया, उसमें साफ दिखता है कि वो दरअसल इन्वेस्ट करते हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी उनकी सदी हुई अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। वो सोच समझ के पैसा लगाते हैं और उससे उनको इनकम होती है। अगर अशोक श्रीवास्तव सोच समझ के पैसा नहीं लगाएगा तो उसके पैसा डूबेगा। अब उसके बाद अशोक श्रीवास्तव कहेगा कि राहुल गांधी की संपत्ति में मेरा भी हक होना चाहिए। राहुल गांधी का 15 लाख का फार्म हाउस है, आप ले लीजिए आकर के। मैं यही कह रहा हूं कि सर, यही मैं कह रहा हूं कि दिक्कत यहीं पर आती है कि एक फॉर्मूला तो आना चाहिए कि भाई किस हद तक संपत्ति आदमी कमा सकता है, और उसमें से कितनी संपत्ति बढ़ जाएगी, कितनी संपत्ति मानी जाएगी ज्यादा है। अगर एक फॉर्मूला दे कांग्रेस तो मुझे लगता है थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा कि मुझे लगता है कि फॉर्मूला आना चाहिए, और जस्टिफिकेशन अगर है तो फिर उसको जस्टिफाई करने के तर्क भी आना चाहिए। फिर उस पर बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। एग्रेसिव होकर कांग्रेस अगर अपनी बात रखे तो मुझे लगता है शायद कुछ क्लैरिटी होगी। आऊंगा इस डिबेट में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे?
101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। ये मार्केट का तो क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स, ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। दो टुक आप देख रहे हो। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं सैम का बयान और फिर उठा तूफान। जिस तरह से सैम पित्रोदा ने एक बयान दिया, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस बैकफुट पर है। ये कहा कि सैम पित्रोदा का बयान जो उनका निजी बयान है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में और राहुल गांधी के कुछ पुराने बयानों को जोड़ करके बीजेपी ऑफेंसिव है और कांग्रेस से क्लैरिफिकेशन की बात कर रही है, क्लैरिफिकेशन की मांग कर रही है। इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी से, लोकेश जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर सुशील पांडे हैं राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर सुशील पांडे, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? पब्लिक के पास क्या मैसेजिंग हो रही है इस पूरी डिबेट के? क्योंकि डिबेट तो ये बन गई है, बड़ी बन गई है, गांव देहात में भी इस पर चर्चा हो रही है अब। देखिए अशोक जी, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में बहुत अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी देश है जहां पर विवाह पूरी तरह से एक समझौता है, लेकिन भारत देखिए दुनिया की प्राचीन सभ्यता है और हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है, हमारे पूरे देश में प्राचीन काल से ही मिताक्षरा पद्धति और बंगाल और असम में दाय भाग की पद्धति पहले से ही प्रचलित थी, जिसे 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून के द्वारा परिवर्तित किया गया और 2005 में इसमें संशोधन करके लैंगिक जो भेदभाव था इसमें उसको समाप्त किया गया। तो देखिए अशोक जी, हमारे यहाँ चूंकि विवाह एक संस्कार है और जो हमारा परिवार है, उस परिवार के साथ कई सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं हमारी जुड़ी। तो इस प्रकार के अगर बदलाव की जहां बात होती है, निश्चित रूप से हमारी महान संस्थाएं हैं, हमारा विवाह और परिवार का जो संगठन है उसको प्रभावित करेगा और हमारा पूरा समाज इससे बुरी तरह से प्रभावित होगा। आज अशोक जी देखिए, टैक्स लगाने के कई और नए नए तरीके हैं। हमारे यहाँ देखिए सामाजिक सरोकारों की बात होती है तो कृषि पर कर क्यों नहीं लगाया गया? हमारे यहाँ बड़े किसान भी हैं, छोटे किसान भी हैं। क्यों? क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है और उसका सामाजिक सरोकार है। तो अशोक जी, अगर इस प्रकार के परिवर्तनों की बात होगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारी तुलना नहीं है। हमारा भारतीय समाज जहां पर एक पिता अपने पुत्र को न केवल अपनी आर्थिक विरासत देता है बल्कि अपनी सामाजिक मान्यताएं, अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं लगातार देता है, जिससे हमारा समाज लगातार अशोक जी आगे बढ़ता है। तो निश्चित रूप से पूरे भारतीय समाज के लिए बड़ी चिंता की बात होगी और पूरा हमारा जो सामाजिक ताना-बाना है उसके टूटने का खतरा पैदा। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, क्योंकि कृषि को लेकर के इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका में जो है कृषि पर भी टैक्स होता है। भारत में कृषि पर जो लोग बहुत अच्छी जिनकी कमाई है, मतलब जो रिच किसान है, उन पर भी हम टैक्स नहीं लगाते। और दूसरी बात, मैं ये देख रहा था तो मेरे सामने ये एक आंकड़ा आया कि 2023 तक अमेरिका के भी सिर्फ 6 राज्यों में ये कानून था। ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में ये कानून है और ये बड़ा आइडियल कानून है। अमेरिका के सिर्फ 6 राज्यों में ये कानून था, बाकी राज्यों में ऐसा कोई कानून नहीं है। तो इसको लेकर हाँ, मतलब आप समझ लीजिए कि किस हिसाब से है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं सब को लेकर जो है ये डिबेट बढ़ रही है। तो आरपी सिंह जी, लेकिन कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो मुस्लिम वाला फैक्टर है उसको लेकर कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग अननेसेसरी चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
सीधा सीधा ये लोग इनका आरोप है, गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि पहला दौर का जो चुनाव हुआ, अब तो दूसरे चरण का चुनाव आने वाला है, मतदान। पहले चरण में आप लोग जो है पीछे रह गए, अब उसकी भरपाई करने के लिए आप लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। चलिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो देखने चाहिए, और जो लोग देख रहे हैं उनको मुबारक हो। ये तो चुनाव के जब रिजल्ट्स आएंगे 4 जून को, उस दिन सारा स्पष्ट हो जाएगा कौन जीत रहा कौन हारा। पर जो मूल मुद्दा जिस बात पे मैं वापस जाता हूँ, ये विज्ञापन है कर्नाटक सरकार का। अब जो मैं बात बार बार कह रहा हूँ, उनके लिए मिनॉरिटी मतलब सिर्फ मुस्लिम है। कर्नाटक सरकार 3 लाख रुपया सब्सिडी देती है हर ऑटो ड्राइवर को स्कूटर खरीदने पर, फ्लेक्सिबल खरीदने पर, और उसमें भी सिर्फ मुसलमानों को। तो सरकार के संसाधनों पर जो अधिकार होगा वह मिनॉरिटीज में भी मुसलमानों को होगा। ये विज्ञापन साबित करता है कर्नाटक सरकार का। और जो अभी आप जिस मनमोहन सिंह जी के भाषण की बात कर रहे थे, उसमें भी बड़ा स्पष्ट है। तो बात यही बात नहीं होती। ये इनका मैनिफेस्टो का पेज नंबर 24 में पैरा नंबर 5 में लिखा है, मोर वुमेन पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मतलब फिर अब जजेस में भी आप ये नहीं करें कि हम टीचर भर्ती करें, हम इंजीनियर भर्ती करें, हम उसमें चिंता करें ना, जजेस पे, क्योंकि आप चाहते हो जुडिशियल जो प्रोसेस है वो भी इन्फ्लुएंस हो। जो जुडिशियल जो प्रोसेस है उसमें भी जब जजमेंट्स आए वो भी इन्फ्लुएंस हो, तो उसमें भी आप मिनॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, वो सैम प्रदोदा हो, वो राहुल गांधी हो, वो बाकी इनके नेता हो, इनका मैनिफेस्टो हो, वो घूम फिर कर एक ही बात है कि हमने किस प्रकार से मिनॉरिटीज में भी सिर्फ मुस्लिम्स की चिंता करनी है, बाकी इसके अलावा और कहीं विषय नहीं। फोकस सिर्फ यही है कि हम ये कहकर हम किस ढंग से हम मुसलमानों का वोट, और जहां यही बात, एक बात और मैं जोड़ दूं इसमें इनका ये पेज नंबर 8 पैरा नंबर 7, कांग्रेस विल इंश्योर दैट लाइक एवरी सिटीजन मिनॉरिटीज have the freedom of choice of dress, food, language and personal laws। मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि आधा काट कर पढ़ूं। एंड पर्सनल लॉज मतलब जो ट्रिपल तलाक कानून मोदी जी लेकर आए, जिसके अंतर्गत राहत मिली, जिसके अंतर्गत अब कोई सिर्फ फोन पे तलाक कहकर किसी महिला को तलाक नहीं दे सकता, अब वह भी रिवाइज करने की बात हो रही है। तो जो मैं कह रहा हूँ, फोकस सिर्फ इसी बात पर है, वो बेशक फाइनेंशियल हो, बेशक वो सोशल हो, बेशक वो जुडिशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, हर लेवल पे हम किस प्रकार से मुसलमानों को खुश कर सके, हम उनका वोट ले सके। ठीक है, परंतु वो ये भूल रहे हैं कि मुसलमान महिला तो वोट देने वाली नहीं इनको, क्योंकि इनको राहत मिली है, वो कैसे वोट देंगी। ठीक है, और जो पुरुष है उसमें भी सबके सब लोग इस प्रकार के लोग नहीं है जो कि चाहते हैं कि पर्सनल लॉ लाया जाए, जिसके अंतर्गत शरीयत लॉ वापस लाया जाए यहाँ देश के अंदर, जो कि बाकी के देशों में लागू नहीं होता। ओके लोकेश जिंदल, देखिए ये मनमोहन सिंह का एक बात, बीजेपी जो तमाम मुद्दे उठा रही है, कांग्रेस कह तो रही है कि भाई ये तो मुद्दे इस तरह के, लेकिन वो सारे ऐसे हैं जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं पुराने बयानों से, कांग्रेस की पुरानी नीतियों से जुड़े हैं, कांग्रेस के अब घोषणा पत्र का जो हिस्सा है। आखिर अल्पसंख्यक बात पर इतनी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात आती है, इतने बार अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल होता है। मनमोहन सिंह कहते हैं अल्पसंख्यक पर्टिकुलरली मुस्लिम, बहुसंख्यकवाद का विरोध करते हैं। अभी उन्होंने एक कर्नाटक सरकार के विज्ञापन का जिक्र किया कि आप लोन देंगे, स्कूटर के लिए लोन देंगे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को देंगे। अच्छा, एक आंकड़ा और ये मेरे पास है, वो ये कहता है, और ये सार्वजनिक आंकड़ा है, इस देश में भारत सरकार के पास सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। तो क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति का भी बंटवारा होगा? क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड लेके बैठा है तो फिर उसका भी बंटवारा होना चाहिए। उसका बंटवारा क्यों नहीं होना चाहिए? गरीबों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बांटनी चाहिए। और उसी वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने 2014 के चुनाव से पहले उसमें से 120-25 संपत्तियां दिल्ली की और वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। तो फिर क्या ये सब चीजें पे आप कांग्रेस घिरती है ना लोकेश जी? अशोक जी, देखिए, वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है और एक आम नागरिक, एक घरगुती जो व्यक्ति है, उसके पास संसाधन, दोनों में बहुत फर्क है। मैं अगर बात करता हूं, आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले छोटा जो व्यापारी होता था, दुकानदार या फिर जो भी किसी प्रकार का कार्य करता हो,
या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको हम कहते हैं, उसके पास एक जीवन शैली होती थी, वो अपना व्यवसाय स्वयं करता था, उसके पास में थोड़ा बहुत बैंक का या इधर उधर का फाइनेंस का जरिया होता था, एमएसएमई सेक्टर्स होते थे, लोन मिलता था, एक डिसेंट सेविंग होती थी और घर चलता था। वर्तमान स्थिति ये हो चुकी है कि इतने खर्चे बढ़ चुके हैं कि एक आम जो व्यक्ति है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खर्चों के बोझ तले ना तो अपना व्यवसाय चला सकता है, ना रोजगार चला सकता है। लोकेश जी सहमत, लोकेश जी आपकी बात से सहमति जताते हुए मैं कहता हूं, तो इसमें सवाल यह कि हिंदू मुस्लिम क्यों देखा जाए, लोन सिर्फ मुसलमान को क्यों मिले? हिंदू भी तो गरीब है, उसको क्यों नहीं लोन मिले? कर्नाटक सरकार को चिंता मुसलमानों की है, हिंदू गरीबों की क्यों चिंता नहीं है? देखिए, शिक्षा के स्तर पर मुस्लिम वर्ग के लोगों का शिक्षा के प्रति मुझे नहीं लगता कि ग्रेजुएशन रेट उनमें बहुत अच्छा होगा, और जब तक वो ग्रेजुएट नहीं है, उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है, जो इनकम टैक्स पैन का खाता उनके पास ज्यादा नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जब उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, वो कहां से लोन अवेल कर पाएंगे? सर दूसरी बात, एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी रखूं। अगर मैं आज बात करता हूं पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और जितनी भी व्यवसाय की अपॉर्चुनिटीज है, एक तरह से वे वंचित रह गए हैं उन सब अपॉर्चुनिटीज से। उसका कारण ये है कि इस समाज का जिस तरह से एक उद्धार होना चाहिए था, जिस तरह से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था, ये पीछे रह गया है। आप हमें देखिए, भारतीय होने के नाते हमें मुसलमानों से नफरत करने की आवश्यकता नहीं, जैसे बाकी सभी समाज। सर नफरत कौन कर रहा है? नहीं, ये गलत शब्द, नफरत कौन कर रहा है? सवाल नफरत नहीं है। हम संविधान इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो इसमें नफरत वाले की बात कहां से आई? जब प्रधानमंत्री जी जयपुर में कहते हैं कि घुसपैठियों को या फिर जिनके ज्यादा बच्चे हैं, तो ये एक बहुत ही नफरत भरा बयान। कैसे है? घुसपैठियों से नफरत करने में क्या गलत है? अगर कोई रोहिंग्या घुसपैठिया जो है भारत में अवैध रूप से घुस आया है, उसको निकालने की बात करना, उसमें क्या गलत है सर? अशोक जी, एक मुझे बात बताइए कि वो इशारा किन लोगों की तरफ? मैं कह रहा हूं रोहिंग्या घुसपैठियों की तरफ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ है, तो क्यों नहीं हो उनका हक कैसे बनता है इस देश की संपत्ति पर? उनका हक बिल्कुल नहीं बनता इस देश की संपत्ति पर, लेकिन जो मुसलमान भारत के नागरिक हैं, अगर उनका तो वो तो कहा ही नहीं, वो तो मुसलमान कहा ही नहीं प्रधानमंत्री ने सीधा ज्यादा बच्चे, प्रधानमंत्री ने एक बार भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा सीधा कहा जिनके ज्यादा बच्चे और घुसपैठी हैं। अगर घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत हम क्यों करें? सीधी सी बात है, मैं तो वही कह रहा हूं। और दूसरी बात, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद फिर आता हूं। दूसरी बात, आपने कहा वक्फ का मामला अलग है। मैं कहता हूं वक्फ का मामला अलग नहीं है। वक्फ को आप ही लोग तो चुनाव से पहले जो उनको संपत्तियां, भारत देश की दिल्ली की संपत्तियां नाम कर देते हैं। और दूसरी बात यह कि आप मंदिर की संपत्ति जो है दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में जहां कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी हैं, मंदिर की संपत्ति पर जो है आप जरूर उस पर टैक्स लगाएंगे, मंदिर की संपत्ति जरूर ली जाएगी, लेकिन वक्फ की संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना सर, इसी को लेकर परेशानी होती है। मैं आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद मौका दूंगा, एक ब्रेक के बाद आता हूं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो,
अकाउंट एग्रीगेटर, बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH उसी पर चर्चा करें, जल्दी से, समय कम है। लोकेश जिंदल जी 30 सेकंड में अपनी बात, फिर मैं रिबटल करने का मौका आरपी सिंह जी को दूंगा, फिर बाकी मेहमानों के पास। जी अशोक जी, मैं आ रहा हूँ, कटियार जी आ रहा हूँ, कटियार जी आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ कटियार जी, आपके पास भी आऊंगा, मैंने कहा 1 मिनट। हाँ जी लोकेश जी बोलिए। अशोक जी, ये आपका कहना कि अगर हम मुसलमानों के हक की बात करते हैं तो हम हिंदू विरोधी हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी भारत के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक हम सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक तरह से न्यायिक तौर पर समाज की रचना करे और आर्थिक संसाधनों पर सभी व्यक्ति को एक अच्छे जीवन शैली के लिए माध्यम साधन मिले, इसका उसे निवारण करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। कटियार जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं दोनों का जवाब ले लूंगा आरपी सिंह जी से। कटियार जी बोलिए। आरपी सिंह साहब ने अभी एक बात बोली कि मुसलमान, दलित, पिछड़े जज बनेंगे और उससे चीजें बदलेगी। आरपी सिंह साहब, मतलब दलित और पिछड़ों से इस कदर समझ रखती है, ये आपका नजरिया है दलित पिछड़ों के लिए। आप अशोक जी, बीजेपी भारत के संविधान में उसका कोई भरोसा नहीं, उसको आरएसएस वाला संविधान चाहिए जिसमें ना रिजर्वेशन हो, उसमें चुनाव भी ना हो, उसमें आप सब खत्म करके एक विशेष वर्ग के हाथ में सारी पावर दे दे। मतलब दलित पिछड़े अगर फिट बन जाएंगे तो उससे देश खराब हो जाएगा। आरपी सिंह साहब, हमें लगता है कि इस तरीके की मानसिकता बोलना चाहिए। और ये जातीय विमर्श है, कोई निबंध नहीं है। जाके गाँव में भाई वो करने पीठ पर आई। इस देश में हजारों साल जिन्हें नीच कह के अपमानित किया गया, जिनके मन पे चोट डाली गई, वो समाज के प्रतिनिधित्व का मामला है, जिसे ओके सर, मेरे पास समय कम है। आरपी सिंह जी जल्दी से आपका एक जवाब। देखिए क्या कमाल की बात है, जिस जाति के पिछड़े वर्ग की बात करते हैं उनका आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने की बात भी यही करते हैं और देते भी हैं। कमाल की बात है, उनका आरक्षण काटते हैं और उनका आरक्षण देते हैं मुसलमानों को। क्या बात करते हैं ये लोग। और जबकि बाबा साहब ने बड़े स्पष्टता से कहा था कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि रिलीजन के बेसिस के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, ये उनके विचार थे। और परंतु ये तो बाबा साहब में विश्वास नहीं करते, इनको तो अपने वोट बैंक की राजनीति साथ नहीं है, इसलिए सब काम करते हैं। ये आपने, आप बताइए, आपके पार्टनर में अखिलेश जी प्लीज, हाँ मुझे एक करके जवाब देने दीजिए, इस तरह से मत कीजिए। लेकिन इस बीच मेरे पास जेपी मॉर्गन के जो चेयरमैन हैं, उनकी एक इंपॉर्टेंट बाइट मुझे बताया जा रहा है, उसको जल्दी से सुन लेता हूं, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। जरा बाइट चलाइए। I mean, literally, and I know, the liberal press here, they beat the hell out of him. He's taken 400 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, when they want trade with us, but we lecture literally. I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about, climate, and labor, and how we think they should be running their country. He has 400 million people without toilets. Really? And we're lecturing them how to do things. They put in this unbelievable, every citizen by hand or by eyeball or by finger is recognized. They open bank accounts for 700 million people. The transfer payments are going through. They've got an unbelievable education system, unbelievable infrastructure. They're lifting up that whole country because this one man is just, he's tough. But I think you have to be tough to break that down, and he's breaking down some of the bureaucracy. They have, I think it's 29 states or something like that, but they all had completely different, it's almost like Europe, they have completely different tax systems, which leads to enormous corruption. He's breaking all that stuff down. And so, yeah, there are examples of people who have just turned these things around, and we need a little bit more of that here.
तो जेपी मॉर्गन के जो अध्यक्ष हैं उनकी एक इंपॉर्टेंट बाइट, उन्होंने भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर जो है तारीफ करी है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस डिबेट के बीच एक तरफ जो है बयान आ जाता है सैम पित्रोदा का, दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि भारत में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत एक अच्छा मॉडल उसको बता रहे हैं। अंतिम आपका कमेंट अक्कू जी। देखिए, उन्होंने पूरी डिबेट को लेकर वो ये कहा है कि ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें जिस तरीके से उन्होंने बदलाव किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अमेरिका में कहा है कि अमेरिका में हमें इससे ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए। तो ये जो मॉडल वो अमेरिका का मॉडल लाना चाहिए, अमेरिका में जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि इंडिया का मोदी मॉडल बढ़िया है। तो मैं फिलहाल तो इतना ही है, बाकी तो बाद में नहीं, लेकिन इस डिबेट पे जल्दी से आखिरी आपका कमेंट, ये पूरी जो डिबेट है तो इसमें सिर्फ यही है कि ये अगर वेल्थ टैक्स को लेके कर रहे हैं तो उनको कहना चाहिए कि हाँ ये हम इससे सहमत हैं। कांग्रेस को जो भी है, असल में आधे अधूरे मन से जब आप काम करेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं एक फंसने की संभावना, आशंका रहती है। वो शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कांग्रेस उस ट्रैप में आ गई है। ओके सुशील जी, आपका आखिरी 30 सेकंड। देखिए अशोक जी, लोक राजनीति बंद होनी चाहिए। जरूरतमंदों की सही तरीके से पहचान करके और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उनको नई स्किल सिखाना चाहिए ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े और वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे पाए। और समाज का जो अन्य वर्ग है वह भी लगातार प्रगति करता रहे ताकि हमारा पूरा सामाजिक ढांचा सुरक्षित रहे और हमारे जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है वह निरंतर आगे बढ़ती रहे। चलिए, कुल मिलाकर जो है जो भी मॉडल है, मुझे लगता है वो मॉडल जो है देश के लिए बेहतर होना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपने मॉडल्स होते हैं देश की तरक्की के, लेकिन सवाल यह है कि वो मॉडल आप खुलकर कहिए तो सही, उसको लेकर आप खुलकर बात भी करिए, खुलकर लेकर उसका आप एक ये भी रखिए कि किस तरह से उसको लेकर कुल मिलाकर आपकी योजना क्या है, आपका पूरा इसको लेकर एक जो है किस तरह से रोल आउट करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप आरोपों में घिरेंगे, आपके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। और कांग्रेस के साथ कुछ इसी तरह का हो रहा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र पे जो मुद्दे उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उस पर स्पष्टता से बात रखनी चाहिए कि उसका मॉडल क्या है, किस मॉडल को लेकर वो आगे बढ़ना चाहती है। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।